हाँ, प्रश्न लो जी। लो। थैंक यू सरबजीत जी। हाँ जी सिमरन जी, बहुत देर से हैंड रेज करके रखी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सिमरन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे आपसे 3-4 प्रश्न हैं। मैं बाकियों का भी समय नहीं लेना चाहूँगी, पर आपसे इसका उत्तर ज़रूर चाहूँगी, चाहे अभी चाहे फिर कभी, पर अपना प्रश्न ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी। हो सकता है मेरे जैसे प्रश्न बाकी पेरेंट्स के भी हों। सर आपके बारे में, आप इतने लर्नड पर्सन हैं, और आप बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन लाइफस्टाइल भी जीते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, सर आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बिटिया भी है, और जिसके बारे में भी हम बहुत सुने हैं कि वो 1.5 साल की उम्र से उसने स्टेट चैम्पियनशिप योगा में जीतनी शुरू की थी। एज अ लिटरली लर्न पर्सन एंड एज अ स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन, क्योंकि अभी की हमारी लाइफस्टाइल में हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखते हैं, बट एक्चुअली दे आर वन। बट बोथ लॉजिकल माइंड भी आप में आपका बहुत विकसित है, और जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअली सोल माइंड भी बहुत विकसित है। एज अ बैलेंस्ड पर्सन सर, व्हाट इज पेरेंटिंग फॉर यू, और किस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल आप अपने जीवन में अडॉप्ट किए? देखिए, अच्छा प्रश्न है। वंडरफुल। हाँ, अच्छा है। अभी डॉक्टर इमोटो की स्टडी नहीं, डॉक्टर अमित कुंज की स्टडी चाहिए पहले। वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है। देखिए, मैंने अपने बच्चे को पूरी फ्रीडम दे रखी है। मैं अपने बच्चे की लर्निंग में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन मैं ये कोर्स करता हूँ, कोशिश मेरी ये रहती है कि उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि वो अपना विकास ठीक ढंग से कर सके। और जहां बच्चा हमें दिखता है कि वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जो हरकत हमें पसंद नहीं है, तो मैं उसे थोड़ा प्यार से और थोड़ा कड़े शब्दों से, हम एक सैंडविच टेक्निक खेलते हैं उसमें। वो मेरी हस्बैंड एंड वाइफ की, मेरे वाइफ जो है वो थोड़ा सॉफ्ट बिहेवियर रखती हैं, मैं थोड़ा हार्ड बिहेवियर वहां पे रखता हूँ। और मेरी एक भी बात को वो गुड़िया जो मेरी है वो टाइट बर्दाश्त नहीं करती, कि मैं अगर थोड़ा सा भी गर्म रुख में बोल दूं तो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि मैं उससे हमेशा ही प्यार में बात करता हूँ ऐसे। मम्मी जो है वो नरम गरम होती रहती है उसके साथ में, तो मेरा जो है वो थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि उससे मिलने का समय मुझे कम मिलता है। लेकिन जितना भी मिलता है तो मैं उससे डिटेल में बात करता हूँ। डिटेल में ऐसा है, मैं उससे जब मेरा समय रहेगा तो मैं उससे एक एक चीज बारीकी से पूछता हूँ। बेटा आज स्कूल में क्या किया, कौन से दोस्त से मिले, मैडम कैसी है, क्या पढ़ाई की, क्या सीखा था, लाओ किताब लाओ दिखाओ मुझे, ओहो ये पोयम आ गई, ये आ गया, वो हो गया। तो जो भी बच्चा वो कर रहा होता है तो मैं उसकी लर्निंग को एंजॉय करता हूँ। तो बच्चा बताने में भी एंजॉय करता है, वो अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करता है। होता क्या है कि ये एक संवाद का कार्यक्रम है। अगर हम बच्चे से आज बात नहीं करेंगे, अगर बच्चे से हम आज उसके वो क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, अगर बच्चे को हमने शेयरिंग की आदत नहीं डाली, तो आप ये मत सोचना कि बच्चा जब 13 साल का हो जाएगा, टीनेज में आ जाएगा, तब आपसे बात करेगा। आपने तो संस्कार ही नहीं डाले ना। वो संस्कार तो आपने डाले नहीं, तब वो आपको बताएगा ही नहीं कुछ भी। उसको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन वो बाहर से लेगा, या तो गूगल से लेगा या अपने दोस्तों से लेगा, तो वो आपसे शेयरिंग नहीं करेगा। तो मैंने सबसे पहली चीज ये रखी हुई है अपने जीवन में कि मैं बच्चे से शेयरिंग जरूर करता हूँ। और दूसरी एक बात है कि बच्चे के बिहेवियर में कहीं भी कुछ चीज दिखती है, क्योंकि बच्चे को मैं भी नहीं रोक पाता हूँ कि बच्चा जो है वो मोबाइल पर गेम ना देखे या मोबाइल पर वो वीडियो ना देखे। ये सब चीजें होती हैं, मेरे भी घर में होती हैं। लेकिन मैं उस चीज से उसको बताता हूँ कि बेटा ये सब चीजें करने की नहीं है, देख लो आप ये सब गेम्स होती हैं, लेकिन ये सब गेम्स से अच्छी कितनी गेम है कि अगर हम सचमुच में खेलें, इससे तो आंखें खराब होती हैं, देखो आंखों पे चश्मे चढ़ जाते हैं। तो बच्चे को समझ में आ जाता होगा, हाँ हाँ पापा आप ठीक कर रहे हो। तो बच्चे को मैंने बिजी रखा है, उसका शेड्यूल कुछ इस ढंग से बना दिया कि बच्चा एक डांस क्लास में जाके डांस सीख लेता है, बच्चा योग क्लास में जाके योग कर लेता है, बच्चा पार्क में जाके खेल लेता है,
तो उसको मैंने ऐसा लगा दिया कि 3-4 घंटे तो मैं उसको फिजिकली थकाता हूँ बच्चे को, तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया उस ढंग से। और दूसरा, बाकी उसका टाइम पढ़ाई में निकल जाता है। जो स्कूल में गए करा, स्कूल के करिकुलम को तो हम छेड़ नहीं सकते, तो स्कूल में जो सिखा रहे हैं वो तो सिखा ही रहे हैं। तो घर में भी 2 से 3 घंटे बच्चे का पढ़ना हो गया, 4 घंटे का खेलने का प्रोग्राम डाल दिया, टाइम पूरा हो गया, बाकी उससे बातचीत हो गई, ये चलता है। वंडरफुल सर। इसी के साथ सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एज अ कपल हम जैसे हम कहते हैं कि बोथ पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और पेरेंट्स की हार्मनी कैसे बैठे पेरेंटिंग स्टाइल में, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, उसके लिए हस्बैंड और वाइफ का भी आपस में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी के हर एक आयाम पे हमें पति पत्नी को आपस में बातचीत करनी चाहिए। और वो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ हस्बैंड एंड वाइफ की भी, तो वो मिसिंग मिलती है। उनकी किसी चीज के बारे में कोई काउंसलिंग नहीं होती कभी भी। अगर मैं पास्ट लाइफ की एस्पेक्ट की बात करूं तो मोस्टली पति पत्नी होते ही एक दूसरे के दुश्मन है, वो तंग करने आए होते हैं एक दूसरे को। मतलब कोई ही कपल आपको ऐसा मिलेगा जो कह दे कि मैं सचमुच में सुखी हूं। नहीं तो मोस्टली जो कपल हैं वो ऐसे आए हुए हैं कि वो एक दूसरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, दिखाने के लिए वो फेसबुक पे फोटो डाल सकते हैं, नकली फोटो, कि प्यार में हाँ मेरा हबी और ये वो सब फोटो डलेगी, इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी, व्हाट्सएप के स्टेटस भी लगेंगे, लेकिन उसमें तुरंत उसके बाद में जो गाली गलौज होगा वो नहीं आएगा, फोटो स्माइली वाली जरूर आ जाएगी दिखाने के लिए समाज को। तो एक्चुअल में हालत कुछ वैसी है। तो उनको पहले खुद के अंदर सामंजस्य लाना है। अब अगर आप पेरेंट्स जो बिहेवियर करेंगे बच्चे वही सीखेंगे, तो पेरेंट्स को अपना बिहेवियर सही करना पड़ेगा। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जिनमें पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया तो बच्चे को डायबिटीज हो गई, पेरेंट्स ने डाइवर्स कर लिया, बच्चों को स्ट्रेस हो गया, उनको और बीमारियां आ गई। तो ऐसा बहुत बच्चों को सफरिंग में मैंने देखा, जो घर के माहौल से ही चीजें बनी। तो वो उसमें माँ बाप को क्या करना है, खुद को पहले सही करना है। उनको खुद को अपनी काउंसलिंग और कम्युनिकेशन का तरीका नहीं आता है हमें। सबसे पहले द वे ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड टू लर्न दैट, कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमें सामने वाले के उद्देश्य को समझना चाहिए कि उसका गोल क्या है। और वो क्वेश्चन पूछने के पीछे या किसी भी बात को कहने के पीछे या गुस्सा करने के पीछे, सपोज आप मुझे डांट रहे हो तो आपको कुछ बुरा लगा ना, तो हमें उसके बुरा लगने को पकड़ना है। उसकी जो इमोशन है, जो इमोशन के ऊपर में आया ना, उसको इमोशन को पकड़ लो, इमोशन क्या है। फिर इमोशन के पीछे के कॉज को पकड़ो, फिर उसके लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को पकड़ो, फिर उससे बात करो कि हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे तो अच्छा हो सकता था। कंटिन्यू लर्निंग का फेस है। देखो, हस्बैंड वाइफ भी हैं, वो भी अगर ये समझ लें, ये डिसाइड कर लें कि हम दोनों ही लर्निंग फेस में हैं और हम दोनों को सीखना है, और अगर प्रेम से सीख लें तो बहुत अच्छा है। अभी आज की ही बात है, अभी एक हस्बैंड और वाइफ मेरे पास आए हुए थे, तो उसमें माहौल जो था दोनों का बड़ा गंभीर था। तो मैंने एक तरीका उसको समझाया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा मान लो तुम बाजार में जा रहे हो और वहां पर एक लेडी चल रही है, ठीक है, मान लो तुम्हारे दोस्त की वाइफ ही चल रही है, अगर उसका रुमाल गिर जाएगा तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा मोस्टली तुम ये करोगे कि उसका रुमाल उठाओगे और उनका नाम लोगे, या एक्सक्यूज मी मैडम बोलोगे, या भाभी जी बोलोगे, उसको रुमाल दे दोगे। और मैंने कहा यही अगर तुम्हारी वाइफ का रुमाल गिर जाए तो क्या करोगे। फिर कहता मैं नाम लूंगा, बोलूंगा तेरे को दिखता नहीं, ध्यान नहीं देता, कहाँ नजर है तेरी। तो क्योंकि वो हरियाणवी लैंग्वेज में था, मेरा हरियाणवी एक्सेंट निकला अभी, तो उसने कहा भाई उसको ऐसा बोला जाएगा कि तुम्हें क्या नजर नहीं आता, पागल हो गई हो। तो उस तरह की भाषा यूज होगी उस समय। तो वो अपनी वाइफ के समय में स्टैंडर्ड बदल गया।
और समाज में कोई और महिला हो उसके लिए स्टैंडर्ड बदल जाएगा। तो वो प्रत्येक पुरुष को ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमें अपना स्टैंडर्ड सब जगह सामान्य रखना पड़ेगा, और ऐसा ही कुछ वाइफ को भी देखना पड़ेगा। तो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो सही नहीं है। सर मैं भी जैसे चाइल्डहुड कंडीशनिंग पर काम करती हूँ पेरेंट्स के साथ, हम्म। पर मेरे साथ लगभग ये इशू सबसे ज़्यादा आता है कि पेरेंट्स ये मानने को रेडी नहीं होते कि हमें लर्निंग अपने ऊपर करनी है, ना कि बच्चे को सुधारना है। तो तो ये वाला एग्जाम्पल दो ना। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमको अपने इमोशंस पहले लर्न करने हैं, हमको अपने आप को समझना है, तभी हम। हम्म। सर इसी के साथ मेरा 4 साल का बेटा है, तो मेरा एक ये निजी प्रश्न भी है कि आज हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन चलती आ रही है, मतलब हमारा ज़माना बहुत बदल गया है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बहुत बदल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी आ गई है, पर हमारा एजुकेशन का पैटर्न वही है कि हम 1.5-2 साल से ही बच्चे को रटाना शुरू कर देते हैं कि ये कैट है, ये माउस है, ABCD लर्न कर लो, जॉनी जॉनी लर्न कर लो। सर अगर पिछले 2 साल तक पहले की बात करते तो शायद मैं भी इसको बहुत फॉलो करती थी, क्योंकि मेडिटेशन जीवन में नहीं आया था, स्पिरिचुअल साइंस जीवन में नहीं आया था। पर अब जैसे जैसे मैं अपने आप को अनलर्न कर रही हूँ, अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग समझ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सर हम बच्चों को बहुत प्रोग्राम और रोबोटिक मैकेनिकल बनाते जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को उस फील्ड में ना डालूँ, मतलब क्योंकि वही ऐसा सिस्टम है जो कंपटीशन में भी खींच लेता है। अभी से छोटे छोटे बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो राइम कंपटीशन, तो ये कंपटीशन, बच्चे को कोऑपरेशन की भावना स्कूलों में सिखाई ही नहीं जाती है। मुझे ऐसा लगता है उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में डालूँ, उसको स्कूल सिस्टम से दूर रखूँ, पर साथ ही साथ मुझे कहीं ये भी लगता है कि कहीं वो बड़ा होकर ये ना बोले कि मेरी तो ये अपॉर्चुनिटी थी लर्न करने की, सब लोग इसी में जा रहे हैं, वो लोनली फील ना करे। तो मेरा इसमें क्या टेक होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए अभी कुछ एक ऐसे। फंस जाते हैं सर कि नाइन बच्चा ये फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ सर, पर अभी 4 साल की उम्र में ही स्कूलों वालों ने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर निकालना शुरू कर दिया है। तो मैं इस रेस से कब तक बचा पाऊंगी अपनी। ये रहेगा। ये सिस्टम रहेगा। देखो अगर आप देखोगे, ये मूल्यांकन अगर नहीं होगा ना तो विकास नहीं होगा। मैं मूल्यांकन के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। मेरा पेरेंटिंग के स्टाइल में मेरा ओपिनियन दूसरों से अलग है। जैसे मैंने बताया कि हम सीखते ही इस लेवल पे हैं कि जब तक हमें पुरस्कार और दंड ना हो, उस व्यवस्था के बिना ना तो समाज ही चलेगा, ना ही व्यक्ति ही चलेगा। अगर हम एक किताबी बात को पकड़ लें और कह दें कि हमें इस तरह की एक एजुकेशन व्यवस्था चाहिए कि जहां पर कुछ भी कंपटीशन किसी से हो ही ना, तो लोगों ने ऐसे प्रयास किए हैं। मोंटेसरी एजुकेशन चलती है इस तरह तर्ज पे। अरविंद, महर्षि अरविंद रहे हैं, उन्होंने इस तरह की एजुकेशन दी है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको उस कंपटीशन में आना ही पड़ेगा ना। आप उस कंपटीशन को जब समाज में एक सामान बेचने पे जाएंगे, आप पैसा कमाने के ऊपर आएंगे, कभी तो आप उस लेवल पे आएंगे। आपको समाज में कंपटीशन में तो आना ही पड़ेगा। आप कंपटीशन से तो भाग ही नहीं सकते ना। कंपटीशन तो है ही। एक व्यक्ति को अगर सब्जी भी बेचनी है तब भी कंपटीशन है। उसको अपने आप को अच्छा दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन हमें अपने समझ को ये रखना है कि हम दूसरों का हक ना मारें। केवल इतना भर रखना है, और यही समझ जो है ये स्कूल में भी आनी जरूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि साउथ कोरिया मैंने विजिट किया था सन 2004 में, इन 2004। तो उस समय मैंने वहां की जो एनजीओ थी, जो वहां की सोशल एनजीओ थी, उनको मैंने देखा था बहुत ही एक्टिव। उन लोगों के सिस्टम बहुत क्लियर थे, और वो सरकार पर दबाव बनाकर कुछ भी जो चीज चाहते थे सही, वो करवा लेते थे। तो वहां की जो एनजीओज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। अभी आजकल हमारे यहाँ पर एनजीओज उतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ पर तो अभी अगर आप डांस को देखोगे तो डांस क्या बन गया? डांस बन गया जिम्नास्ट।
अब वहां पर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और ये वाली डांस की जो विधा थी, ये दिख ही नहीं रही है। तो डांस का मतलब क्या है, बहुत सारे जिम्नास्ट की गतिविधियां कर दो, खुद के शरीर को तोड़ मरोड़ दो, रोबोटिक डांस कर दो, तो उसको डांस मान लिया। वहां पर एक्सप्रेशन की जो जगह है वो रही ही नहीं। बहुत अग्रेसिव लेवल का डांस जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो डांस की जो फॉर्म ही चला दी, वो एक अलग ही फॉर्म चल पड़ी है। तो उस कंपटीशन में कोई अगर डांस को देखे तो डांस तो हर किसी का अलग से होगा। अगर हम डांस इतना देखने लगे तो डांस का मतलब ही तो एंजॉय करने का है, वो किसी को दिखाने का ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ चीज में आर्थिक सिस्टम डालना है तो आप भी तो अपने लिए बेस्ट ही चाहोगे। समाज में जाके आप कहीं बाजार में जा रहे हो, आप कहीं फल की रेडी पे जा रहे हो, तो क्या सड़ा हुआ फल उठाओगे या अच्छा फल उठाओगे? अच्छा उठाओगे ना। अंगूर देखने जाओगे, सड़ा हुआ गुच्छा उठाओगे, अच्छा उठाओगे? तो कंपटीशन तो रहेगा। आप बगिया में जाओगे, फूल उठाओगे। आप उस रास्ते पे चलोगे जो रास्ता साफ है। तो देयर इज ऑलवेज ए कंपटीशन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन क्या है, वहां पर विवेक रहेगा। तो कंपटीशन से मत भागे। और जो कंपटीशन की अंधी दौड़ है कि बच्चे को 4 साल के बच्चे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर निकालने लग जाओ, वो बहुत ही अति हो गई, सर बहुत अति हो गई। हेल्दी कंपटीशन बच्चों को यस। कैसे सर फिर, या क्योंकि पूरा सिस्टम ही वैसा है और हाँ। वही इमोशंस लेकर आ रहा है कि जेलसी की आ रहा है। मेरा बेटा मुझे कह रहा है मुझे वहाँ स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया गया। अब मैं इसका क्या प्रश्न करूँ कि वो इसका क्या जवाब हो सकता है सर। हेल्दी हाँ, कंपटीशन में क्या सिखाऊं, क्योंकि यही तो फिर गलत भावनाएं बच्चों में बढ़ते बढ़ते टीन एज तक आते आते, और फिर वही हम सुसाइडल केसेस भी देखते हैं वहीं पर बच्चों के भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लाइन कैसे क्रिएट किया जाए सर, बच्चों पे तो कैसा। ये यही चीज जो है वो जैसे पेरेंट्स हैं वो डिस्कस करें आपस में। तो अगर उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, पीटीएम एक बनाई जाती है, तो उसमें पेरेंट्स एसोसिएशन वर्क करे। अगर आप एक पेरेंटिंग कोच हैं तो मैं कहूंगा पेरेंटिंग कोच की मास्टरी करें। सर और मैं पेरेंटिंग। एप्लीकेशन लिख के आई थी, कंप्लेंट एप्लीकेशन इसके खिलाफ कि ये क्यों। अच्छा। पर जिस जिस बच्चे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला है वो पेरेंट्स बड़े खुश, और वो मुझे अब कह रहे हैं कि वो जेलस है मॉम, ये मदर जेलस है। तो अब बताइए इसका क्या आंसर है, किस किस से लड़ेंगे सर। नहीं, लड़ना नहीं है, अपनी बात को कहना है, हमारी बात लोगों को समझ में आ जाए। हम आज भी तो एक माध्यम से बात कर ही रहे हैं, तो ये बात भी कहीं ना कहीं तक जाएगी, तो समाज में लाइक माइंडेड पीपल हैं, वो बात को समझेंगे। हमने लड़ना नहीं है किसी से भी। मेरे हिसाब से सिमरन जी सबसे बेस्ट तरीका है कि हम घर में हेल्दी एनवायरनमेंट दें बच्चों को, यस। डिस्कशन हो और बच्चों उनको को। ये समझ हाँ जी, जैसे ठीक, बताइए बताइए। कि घर के एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। अगर घर में हम आपस में अगर दो भाई हैं या सिस्टर है, सिबलिंग्स हैं, वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो हम बच्चे को नहीं समझा सकते। अगर हम मिलजुल कर रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे का उस चीज का असर बच्चे पर होता है। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जिन परिवारों में बहुत प्यार होता है वो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं मिलजुल कर रहना। और जिन परिवार में फैमिली डिस्प्यूट्स ऑलरेडी दादा से चाचा से आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो बच्चे हमेशा नफरत में ही रहते हैं। बिल्कुल सर। तो हमें फैमिली जो हमारी ग्राउंड रियलिटी फैमिली फाउंडेशन है जो, वो स्ट्रांग होने से हम फिर बच्चों को उस तरह के संस्कार दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। अभी इसमें मैं एक और सिमरन जी बात बताऊंगा। जैसे शेयरिंग की बात आती है, अब मेरी गुड़िया मेरी दीदी का बेटा है, मेरा भांजा। तो उससे उसका बहुत जुड़ाव है। अगर वो बाजार में जा रहा है कहीं, तो उसको कहीं सामान दिखता है तो वो अपनी मम्मी को ये बोलता है कि मम्मी मुझे ये दिव्या के लिए लेना है। और दिव्या बाजार में जाती है तो वो एक चीज नहीं लेनी है, उसको दो लेनी है, कि मुझे अपने भाई को देनी है। तो वो जो एक बॉन्डिंग इस तरह से फैमिली में बनती है कि वो शेयरिंग की जो बात आती है उनको, तो वहां उनका केवल मैं के प्रति जो भाव है वो खत्म होता है।
ये तीन ही भावनाएं हैं। एक व्यक्ति लालच में भरा है, वो कहता है समाज के सारे सुख, सारा पैसा मुझे मिल जाए, मैं बनूंगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सब चीज मेरे, उसके ऊपर मेरा हक है, तो सारी दुनिया मरती है मर जाए, केवल मुझे जीना है, तो मैं पर आधारित चेतना है। एक व्यक्ति जो दूसरा है, वो इस चेतना पे आधारित है, वो कहता है मेरा तो मेरा है और तेरा तेरा है ना, दूसरी चेतना। तीसरा व्यक्ति है बिल्कुल साधु, वो कहता है कि तेरा तो तेरा ही है, जैसे माँ की चेतना बोलूंगा, माँ तो कहेगी तेरा तो तेरा ही है, मेरा भी तेरा है, तो वो अपनी रोटी भी अपने बच्चों को खिला के खुश हो जाती है। फिर चौथे नंबर पे आता है साधु या संत, वो कहेगा ना मेरा है ना तेरा है, सब उसका है। तो ये 4 लेवल की चेतना के लोग होते हैं। यस सर। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी सुखबीर जी, आपका प्रश्न रखिए। हाँ जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी, सत सत श्री अकाल। मैम जी और फैमिली में सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब मैं कनाडा से हूँ, मैं ग्रैंड मदर हूँ और मेरी जो डॉटर इन लॉ है छोटी-छोटी 4 साल की और 3 साल की। तो वो क्या करती है कि वो जब स्टोर में जाती है तो वो कार्ट में बहुत सी चीज़ें रख लेती है, कुछ टॉय, कुछ कपड़े, कुछ जो दिल करता है सभी उठाकर रखी जाती है। तो जब मैं निकाल देती हूँ वहाँ से तो मेरे को बोलती है कि ग्रैंडमा आप इंडिया चले जाओ। आप हम फैमिली में नहीं रहेंगे, इधर फैमिली में मम्मा, पापा और सिस्टर और मैं रहूँगी, ऐसे बोल। तो मेरे को वो समझ नहीं लगती कि मैं कैसे समझाऊँ इसको कि इसके मन में ऐसा क्यों है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ माहौल ही ऐसा है कि स्कूल भी जाती है और स्कूल में भी इधर सिंगल फैमिलीज़ रहते हैं लोग, मदर फादर ही रहते हैं कोल, तो उनको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती, तो सिखाते भी नहीं है स्कूल में फैमिली का। तो ये बहुत मेरे को थोड़ा है ना इसमें चिंता का विषय लगता है कि ये क्या होता है? फैमिली मेंबर ही नहीं सिखाते और बच्चे को मैं इतना प्यार करती हूँ, घर में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे को मेडिटेशन भी करती है, बैठती है मेरे साथ। लेकर आए, दादी माँ ने निकाल दिए, तो फिर बोलती है कि आप इंडिया चले जाओ, आपका घर इंडिया में है, ऐसा बोल देती है। तो कैसे समझाऊँ? वो जब तक बच्चे को सुख मिलेगा आपसे, तब तक तो आप सबसे अच्छी हो, और जैसे ही आप उसके काम में टांग अड़ाओगे तो वो फिर इंडिया का रास्ता दिखाएगी। ऐसा होगा। ऐसा होगा। अभी देखो, बच्चा जब तक 5 साल से छोटा है ना, तो उसका व्यवहार ऐसा रहेगा, और उसके बाद में जहां आप एक बाहर में हो, तो वहां पर इस तरह का वातावरण ही वहां पर ऐसा है, तो उसमें हम केवल, आपके पास में जो एक चीज है वो ये है कहानियां। कहानियां नहीं बोलेंगे उन्हें, जीवनियां बोलेंगे, अपने गुरुओं की जीवनियां, कि बेटा तुम्हें ये कहानी सुनाते हैं, आओ मैं तुम्हें गुरु गोविंद सिंह जी की बात सुनाती हूँ, गुरु नानक देव की बात सुनाती हूँ, गुरु तेग बहादुर की बात सुनाती हूँ। तो अगर जब आप उनको ये वाली स्टोरी सुनाओगे तो बच्चे की समझ विकसित होगी। उसके साथ बैठ के आपको इन चीजों को डिस्कस करना है। अब ये टाइम जी, निकाल कर बच्चे के साथ लगाना पड़ेगा, और बच्चे को जितनी वैल्यू एजुकेशन मिलती है ना, उतना बच्चा डेवलप होता है। अब मेरी गुड़िया की बात मैं आपको बताता हूँ। अब गुड़िया मेरी भी देखती है कि टीवी में मैगी आती है, अब उसे दूसरा खाना देने बैठो तो उसको बिठाना पड़ता है स्पेशली, कि भाई आओ। लेकिन घर में क्या हुआ, एक बार पीछे से कोई बच्चे आए, उन्होंने जिद की भी हमें यिप्पी खानी है, तो उन्होंने यिप्पी बनाई, और मैंने उस दौरान देखा कि मेरी गुड़िया, मुझे तो लगता था कि नहीं खाएगी, उसको छोटी थी काफी, तो लेकिन उसने जैसे यिप्पी खाई, 2 साल की थी वो उस समय, तो मैं उस समय देखा कि इसने यिप्पी खानी सीखी कहाँ से। तो फर्स्ट टाइम वो उसको यिप्पी नहीं बोलकर उसको मैगी बोल रही थी, और वो मैगी की टीवी में ऐड इतनी आती है कि उसको मैगी अच्छी लग रही है, और जबकि मैंने बच्चे को आज तक नहीं खिलाई थी, घर में बनाई भी नहीं थी। तो बच्चे ने वो मैगी को बहुत स्वाद लगे खाया, तो वो देखा कहाँ, उसने टीवी में देख लिया था उस चीज को। तो टीवी से ही बच्चे सीख रहे हैं सब कुछ, और बच्चे अपने आस पड़ोस के माहौल से सीखते हैं।
तो स्कूल में जो जाते हैं वैसा सीखते हैं। तो बच्चे को फिर मैंने अपने आप से उसको बताया कि मैगी में ये दोष है, उसका ये नुकसान है, अगर तेरा मन करता है तो तुझे मैं चाउमीन बना के खुद खिलाऊंगा, और उसके अंदर ये चीजें बाजार में गलत डलती हैं, मैं वो नहीं डालूंगा, मैं ये वाली चीजें डाल के बना के तुझे खिलाऊंगा। तो मैंने उसको खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाई। फिर अब वो वेट करती है कि पापा कब खिलाओगे, अब हफ्ते में या 10 दिन में उसको ये रहता है कि पापा बना के खिलाएंगे अब। और मेरे पापा बड़े अच्छे कुक हैं। तो बच्चे के साथ थोड़ा बॉन्डिंग को बढ़ाना पड़ता है, और आपको ये वाला चैलेंज थोड़ा आएगा, लेकिन करना पड़ेगा कोप अप इसी के साथ में, समझाना ही पड़ेगा और कुछ नहीं। वैसे बाकी तो तो मैं बच्चे की समझ। बहुत करती हूँ उसके लिए। वैसे तो मैं टीवी पर जब वो इधर की पोएम्स देखती है ना इंग्लिश की, तो मैं पंजाबी की और दादी माँ वाली और गुरुओं के नेम जो हैं पोएम्स से बनी हुई हैं उनकी, वो लगा कर देती हूँ। और पाठ करती है, अपना जो मूल मंत्र का पाठ करके सोती है। और रात को जब उसको डर लग जाता है ना, तो जल्दी जल्दी उठकर बैठ जाती है, तो बोलती है धन धन गुरु नानक देव जी, इस तरह बोलती है जिवें मैनू दस्सिया होया ना। ते ਉਹੀ जब उसके मन की बात पूरी नहीं होती है ना, बच्चों को तो टॉय बहुत पसंद होते हैं ना, कपड़े और टॉय और मेकअप। वो बच्चा बोलेगा, वो बच्चा बोलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बच्चा मैं बोलेगा, थोड़ा उसको बोलना समझाना पड़ता है, उसको बताना है कि बेटा आपको ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे तो फिर आपको खिलौने की दुकान में बिठा दें, फिर खिलौने से हाँ, खेलते रहेंगे। लेकिन तो फिर जिंदगी का सॉरी भी पार्ट खिलौने नहीं है। जी, थोड़ी सॉरी भी बड़ी बोल देती समझदारी है। वाली बात भी करनी पड़ेगी बच्चे के साथ में। जी, फिर सॉरी उसके बोल देती है, थोड़ी देर में हम्म बोलती है सॉरी सॉरी, तो मैं बोलती हूँ कि सॉरी रिपीट नहीं करना है, वो गलती नहीं करनी है। फिर बोलती बिल्कुल, नहीं बहुत दादी बार नहीं करूँगी। बहुत अच्छी बात है, बच्चा सॉरी बोलता है, उसको समझ में आ रहा है इसका मतलब। जी, जी। तो थैंक यू आपको डॉक्टर। आपको बच्चे के साथ संभल के रहना होगा, नहीं तो इंडिया का रास्ता दिखाएगी वो आपको। धमकी, अच्छी धमकी निकाली अपने आप के लिए, चलो जाओ। और नहीं, उसके वीक पॉइंट है ना मेरे पास, वो तो पनीर की भुर्जी, वो पनीर 3-4 बार मैं उनको वीक में खिलाती हूँ, क्योंकि वो नॉन-वेज तो हम घर में नहीं लाते, कोई भी नहीं खाता। तो वो पनीर की भुर्जी को बहुत पसंद करती है, तो मम्मा नहीं बनाकर देती, तो वहाँ आकर वीक हो जाती है कि दादी माँ चली गई तो वो कौन देगा मेरे को। बस आप बोल रहे हैं अच्छे अच्छे खाने खिलाओ उसे, अच्छी अच्छी सही है। कविताएं, कहानियां, साखियां सुनाओ, बस हो गया काम। किसी के भी दिल में घुसने का तरीका है, उसके पेट में घुस जाओ। सही अमित बात। ने यही किया ना, कि भी उसको अपने तरीके से बना के खिलाया। और पत्री सर ने यही किया कि वो हाँ। सबसे पहले ध्यान नहीं सिखाते थे, खाना बना के खिलाते थे प्यार से। तो बंदा फिर वो जैसे कहते थे वैसे कर लेता था। तो ये तो युगों से ऋषि मुनि भी यही सिखाते रहे हैं कि भैया पेट में घुस जाओ, फिर उससे जो चाहे करवा लो। तो बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत मजेदार सेशन। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिए, जिसका कोई प्रश्न है। हाँ जी, कामिनी जी। देखो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरी भी पोजीशन सेम ही है, अभी जो बोला पर बहन जी ने। मेरी भी छोटी एक 10 इयर्स की है ग्रैंड डॉटर, वहाँ यूएस में है, वहाँ जाती हूँ मैं भी उनके पास। तो वो भी यही बोलती है, जरा उनका काम मतलब का कर दो तो आई लव यू दादी, और नहीं करो तो यू आर वेरी मीन। तो हम मीन हो जाते हैं, तो वो सेम ही बात है। लेकिन वैल्यूज भी सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना मंत्र वगैरह बोलते हैं, रात को बोलते हैं, बोल के सोते हैं। अभी भी फोन पे कहती हूँ सुनाओ तो सुनाते हैं। पर जो वही, खाली मंत्र मंत्र ना रहे, मंत्र अर्थ के साथ हो। हाँ जी, हाँ जी। मैं अर्थ के मेडिटेट साथ। करती हूँ तो कहती है एक आप कान में लगाओ, दूसरे मेरे कान में लगा दो, तो वो करती है। 5 मिनट से बैठती है लेकिन करती है। तो थोड़ा म्यूजिक सुनती है तो उसको अच्छा लगता है। देखो मैं ये तो म्यूचुअल लर्निंग है, सच्ची में और कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ नहीं, आप सीखो, कुछ हम सीखे, ऐसे ही जिंदगी चल रही है। बस बस। अलग अलग विषय पर जो बौद्धिक चर्चा है ना, जितनी वो होगी उतने बच्चे विकसित होते हैं। तो अगर हम अलग अलग केवल टीवी वाली चीजों पर लगे रहेंगे, गेम्स पे लगे रहेंगे, वीडियो गेम्स पे लगे रहेंगे, कार्टून पे लगे रहेंगे बच्चे,
या वेब सीरीज देखेंगे अलग अलग। और जितना भी हिप हॉप म्यूजिक या आज की डेट का जो म्यूजिक है उसमें कुछ नहीं है, गालियां हैं उसमें, और बेहुदा उसके अंदर में पूरी लाइनें हैं, तो उनका कोई भी अर्थ नहीं है। वो अगर आप उन लाइनों को सुनोगे जिसको आजकल बच्चे सुन के एंजॉय कर रहे हैं या सिर हिला रहे हैं वो बीट्स पर, तो वो बेकार म्यूजिक है एकदम, उसकी वाइब्रेशंस बिल्कुल बेकार है। तो हमें उसकी डेप्थ को समझना है और बच्चों से इन टॉपिक को डिस्कस करना है। आजकल 8-9 साल का बच्चा बहुत गहराई से सारी बातों को समझता है, तो उसको जब आप गहराई से साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे, पहली बात तो उन कॉन्सेप्ट्स को खुद को क्लियर करना है, तो जितनी गहराई से समझाओगे उतने अच्छे से बच्चा समझेगा। तो वो इन विजडम को हम शेयर करें, इस विजडम को। सॉरी। हाँ जी रीमा जी, आपने हैंड रेस किया है, थोड़ा सीधा बैठ के आप प्रश्न कीजिए अपना, अनम्यूट कीजिए खुद को रीमा जी। रीमा एलियास कुमारी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सिमरन तब तक तुम प्रश्न पूछो, पता नहीं वो सुन नहीं पा रहे हैं। जी सर, हमने इस सेशन के लिए कुछ फॉर्म्स भरवाए थे पेरेंट्स से, जिसमें उन्होंने अपने पेरेंटिंग कंसर्न्स हमें शेयर किए थे। तो वो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, अगर आप एड्रेस कर पाएंगे उन्हें तो। हाँ जी प्लीज। सर, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ये आया था कि हम बच्चे के साथ बॉन्डिंग कैसे बनाएं। ये हमारे पास जो फॉर्म्स आए थे वो 2 साल के बच्चे जिनके हैं उससे लेकर जो 38-40 ईयर्स तक के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स जिनके बड़े बच्चे भी, एडल्ट बच्चे भी हैं, उनके साथ मेजर इशू ये है कि वो अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। तो बेस्ट वे ऑफ बॉन्डिंग बनाना क्या हो सकता है सर? बॉन्डिंग बनाना यही हो सकता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में टॉक करनी है और उनके लेवल पर आके टॉक करनी है। आपको बड़ा बन के टॉक नहीं करनी है, आपको बच्चा बन के टॉक करनी है। अगर मैं अपनी गुड़िया से बात करता हूँ तो मैं उससे ये बात करता हूँ, बेटा आज स्कूल में क्या किया, अच्छा आपके कौन से फ्रेंड हैं, उनके नाम। आपको अपने बच्चों के दोस्तों के नाम नहीं पता तो आपको क्या पता होगा? तो आपको वो बात करोगे, पूछोगे, तभी तो बात बनेगी। और बच्चा अपनी शेयरिंग करेगा, पापा आज ना मैंने ये किया, मम्मा आज मैंने ये किया, आज मैं वहां पे गया, आज तो मैडम ने ये वाली चीज सिखाई, बड़ा मजा आया, आज ये खाना खाया, आज वहां पर बच्चे ने मुझे ये एक बात बताई, पापा ये ऐसे होता है क्या। जब वो बच्चा अपना मन का डाउट पूछेगा आपसे कि ये चीज मेरे मन के अंदर आई, और वो आपसे रिकन्फर्म करना जा रहा है। नहीं तो बच्चा तो जब इस फेज में आता है, जब 5 साल के फेज में बच्चा होता है, तो बच्चे को तो जो बात टीचर कह देना वही ठीक है बस। तो मेरी मैडम ये कहती है, मैडम पे आ जाते हैं बच्चे, वो कहते हैं मेरी मैडम ने ऐसे कहा। मैडम वाक्य ही जो है वो ब्रह्म वाक्य बन जाता है, तो मैडम उनके लिए फुल अथॉरिटी होती है। तो वहां पे जो नर्सरी की बच्चों की जो मैडम रहती है, उसको ये कंसेप्ट पेरेंटिंग वाले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि उसको किस तरह से सारे बच्चों के साथ में बराबर व्यवहार करना है, किस किस बच्चे में क्या दिक्कत है, उसमें हमें कंपटीशन की भावना और क्या वो डालनी है, और एक अच्छा कंपटीशन कैसे होना चाहिए, बच्चों को विकास करना। वो तो फूल है ना, खिलने तो दो उनको ढंग से। तो उनके अंदर में हमें मिस्टर और क्लास और ये मिसिस क्लास ये कुछ नहीं निकालना है। साथ ही सर, मैक्सिमम हमारे पास क्वेश्चन ये भी आया कि पेरेंट्स अपना भी इमोशनल मैनेजमेंट नहीं कर पाते बच्चों के साथ। बच्चों के भी इमोशंस या बिहेवियर जो आते हैं, टैंट्रम्स बच्चे। आपका क्वेश्चन सिमरन जी सही नहीं आवाज आ पा रही मेरे पास। सॉरी सर, अब आ रही हाँ है? अब आ रही है। जी, तो दूसरा सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन सर हमारे पास ये था कि पेरेंट्स अपने खुद के इमोशंस मैनेज नहीं कर पाते बच्चों के साथ, और बच्चों के भी इमोशंस जो होते हैं या बिहेवियर इश्यूज जो आ रहे हैं, जैसे गुस्सा आना, बात नहीं मानना, बात सुनना नहीं, टैंट्रम्स थ्रो करना, चाहे वो टीनेजर्स के साथ हो, चाहे टॉडलर्स के साथ हो, या अडल्ट बच्चे जिनके हैं उनके भी। तो इमोशनल मैनेजमेंट बच्चों के साथ कैसे की जाए, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी?
उसके लिए पहली बात तो पेरेंट्स को जब ये समझ जाएं कि हमारे में इमोशनल बैलेंस बनाने की थोड़ी दिक्कत है, पहला तो ये समझ में आना चाहिए, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, मतलब जिस भी लेवल से हैं 25 साल से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं, उनको खुद को इमोशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जितनी भी फैमिलीज हैं वो मोस्टली डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन का जो वे है वो ठीक नहीं होता। तो उनको पहले कम्युनिकेशंस के बेसिक्स सीखने चाहिए। द वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सीखना चाहिए कि कम्युनिकेशन का वे क्या होना चाहिए, कि हम घर के अंदर जो व्यवहार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात चलती है कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, लेकिन मैं देखने में जब जाता हूँ तो मुझे किसी भी घर में वो वाले संस्कार दिखते नहीं है कि जो संस्कार होने चाहिए, तो उनमें कहीं ना कहीं डिसफंक्शनैलिटी दिखती है। तो संस्कार बेसिकली ऐसे ही होने चाहिए कि जो अडॉप्ट करने का सबका मन करे। हमें सुनने में बहुत चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में करनी पड़ती हैं तब मुश्किल आती है। तो उसको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में क्रिएट करना पड़ता है, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ता है, अनअदरवाइज वो चीज नहीं हो सकती। बच्चे से हम सोचें कि एकदम से अचानक से बच्चा बिल्कुल वो करने लग जाए जो हम चाहते हैं, तो पहले हमें खुद को परिवर्तन करना पड़ता है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर हो क्या रहा है इस समय, शरीर तो मिल गया, शरीर बड़ा भी होता रहा है, भूख लग रही है रोटी खा रहे हैं, प्यास लग रही है पानी पी रहे हैं, गुस्सा आने लग गया तो गुस्सा कर दिया, तो हमारे ऊपर कंट्रोल तो आया नहीं कि हमने अपनी भूख को, प्यास को, खाने को या किसी भी तरह के इमोशन को या फीलिंग को हम कंट्रोल कर सकें, उसको सही दिशा दे सकें। तो सही दिशा कैसे अपनी भावनाओं को दी जाती है, पहले ये सीखने की आवश्यकता है। तो जितना जितना होश विकसित होता है, जब हम ध्यान आनापान सती योग कर रहे हैं, तो उसको करने से क्या हो रहा है, होश बढ़ा, तो श्वास का वो ढंग समझ में आने लगा। श्वास तो पहले भी था, लेकिन श्वास का वो ढंग समझ में आने लगा कि इस ढंग से भी श्वास चलता है। हमारे ही शरीर में चक्र भी है, हमारे ही शरीर में अनाद नाद भी है, हमारे ही शरीर में दिव्य सुगंध भी है, हमारे ही शरीर के अंदर में दिव्य स्वाद भी है। तो हमें अपनी अंदर की दिव्य अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो कब होने लगी, जब आप वैसा ध्यान देने लगे। तो जब अपने ऊपर और गहरा ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि सबसे पहले हमारे भीतर में विचार आता है। तो थॉट आया, थॉट कैसा भी विचार आए, वो विचार अपने पीछे पीछे भाव को ले आता है। तो वो भाव आया, फीलिंग आई, इमोशंस आए हमें, और उस इमोशन से फिर एक एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी से हम एक्शन करते हैं। जब आप इस प्रोसेस को समझ जाते हैं कि मुझे इस घटना से, किसी घटना से गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्से को आपने समझा, अब गुस्से को चैनलाइज करना पड़ेगा ना। अब गुस्सा तो आपको समाज में जब आप चलोगे तो आपको गुस्सा तो आएगा, पल पल पे गुस्सा आएगा। अब लोगों को कागज इधर उधर गिरते देखोगे, गुटखा फाड़ते हुए देखोगे, थूक गिरते हुए देखोगे, अपना गुटखा खा रहे हैं, थूक खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो समाज में आपको हर व्यक्ति को देखते हुए अगर आप लग जाओ कि करेक्शन ही करनी है, तो हर किसी को आप करेक्शन करने लग जाओगे तो आपको तो खुद ही पिट जाओगे, पिटाई हो जाएगी समाज में चलते। अगर आप किसी को टोकोगे तो तेरे को क्या मतलब, तो अपना काम कर। तो आप ये नहीं बोल सकते, आपको बहुत ही पोलाइट होना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से खुद को दिखाना पड़ेगा। तो मैं मोस्टली ऐसी हरकत कर देता हूँ जिनमें 2-3 मौके मैं नहीं चूकता कि जब मुझे दिखे कि किसी व्यक्ति ने एक पॉलिथीन घेरा, तो मैं जानबूझ के दिखाने के लिए उसको वो पॉलिथीन उठाता हूँ और जाके कचरे के डब्बे में फेंक आता हूँ, पलट कर उस आदमी को देखता भी नहीं हूँ कि उसने नोटिस किया या नहीं किया, या किसी और ने नोटिस किया नहीं किया। तो अपनी तरफ से मैं वैसा व्यवहार कर देता हूँ कि जिसको समाज देख ले कि ऐसा व्यवहार हुआ, कोई तो देखेगा, और किसी एक को भी समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा काम हुआ, तो लोग फॉलो करने लगेंगे। तो हमें खुद को वैसा एग्जाम्पल बनाना पड़ता है। अब मैं किसी से लड़ने लगूं कि भाई तुझे पैकेट फाड़ के करना था, ऐसे करना था, तो वो बात नहीं बनेगी। किसी ने गुटखा खा के पान का पैकेट फेंक दिया, तो मैं क्या करूंगा, वो गुटखे का पैकेट उठाऊंगा और डस्टबिन में फेंकूंगा। किसी ने बीड़ी को फेंक दिया, तो मैं बीड़ी को भी बुझा दूंगा, और मैं अपने इससे आग लग सकती थी, ऐसे एक हल्का सा वाक्य बोला और उसको भी फिर थ्रो कर दिया। तो आप करने क्या वाले हो, आपके खुद के एक्शन मैटर करते हैं। जरूरी नहीं अगर आप यही काम करने लग गए तो आप सारा दिन यही काम करते रह जाओगे,
लेकिन अगर मौका ऐसा मिलता है कि किया जा सकता है तो कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया अमित जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि चेंज की शुरुआत हमसे होती है। और बहुत देर से रीमा जी ने भी हैंड रेस किया है, तो लास्ट एक क्वेश्चन रीमा जी का लेते हैं और फिर सेशन को क्लोज करते हैं, और बाकी जो प्रश्न रह गए हैं फिर उनको कल हम लेंगे। ठीक है सिमरन जी? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी रीमा जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बताइए आपका प्रश्न। नहीं, अभी तो मैं आपकी जो है सारे वो मैसेज वगैरह मतलब सुन रही थी। आप थोड़ा कैमरा ठीक कीजिए, आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा। हाँ जी। आई एम आल्सो टीचर। हाँ जी। बच्चों के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा था कि वो टीचर को ही अपना मतलब देखते हैं कि टीचर जो कहती है वही सही होता है। ये बिल्कुल सही है कि हम पॉइंट नोट करते हैं डेली बच्चे के। वो पेरेंट्स भी आके कहते हैं कि बच्चे घर जाके बोलते हैं कि टीचर ने हमें ये समझाया, टीचर बिल्कुल सही है। जो जो बातें बताई हैं वो सब सही हैं बच्चों के बारे में। आपका कोई प्रश्न है? नो नो, नो एनी क्वेश्चन। ठीक है। हाँ थैंक यू। जी, आपका ओके, ऑब्जर्वेशन सही है। बस देखिए कि हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ अमित जी कि अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है और आपका जो सिखाने वाला है वो हर समय चिल्लाता रहे कि आपको समझ नहीं आती, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, तो आप कहोगे भाई मैंने तेरे से सीखना ही नहीं है, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैंने तेरे से सीखना ही नहीं है। तो इस तरह से अगर बच्चे भी हमसे ड्राइविंग सीखने आए हैं, हम ड्राइवर हैं, वो हमसे सीखने आए हैं, क्योंकि हमने उनसे जीवन उनसे थोड़ा ये सब चीजें हमें समझ में आई हैं कि दुनिया में कैसे रहना है। लेकिन अगर हम चिल्लाते रहेंगे, हम वो कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं करेंगे उनके साथ, एक बॉन्डेज नहीं होगा हमारा, दिन रात हम चिल्लाते ही रहेंगे, तो बच्चे हमसे कुछ भी नहीं सीखेंगे बल्कि डिस्टेंस बना लेंगे। चिल्लाने अब देखते हैं हम, चिल्लाने का कोई बच्चों पे फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं आता कुछ पड़ता। नहीं है। हाँ बच्चे अब को देखो, सिखाने से कुछ आता है। जैसे अब कोई भी जो नौसिखिया होता है, जो नई नई ड्राइविंग सीखता है, तो एल का साइन लगा के चलता है कि भैया मुझे नहीं आती है, तुम जरा बच के निकलना। वही ना। मुझे तो नहीं आती है, तो बच्चे भी एल का बोर्ड लगा के चल रहे हैं, भी हमें तो नहीं पता, अभी हम तो सीख रहे हैं, आप जरा बच के निकलो। लेकिन हम बड़े बार बार उनसे टकराते रहते हैं और इसीलिए वो क्रैश होते रहते हैं घर में हर समय। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कुदरत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एक सोल को नर्चर करने की। तो सोल को नर्चर तभी कर सकते हैं जब हम पहले खुद अपनी सोल को नर्चर करेंगे। या इसलिए हमें ये चीज समझनी है और खुद पे काम करना है। जैसे अगर अमित जी के पूरे सेशन का सार निकाला जाए, हर तरह का, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तो घूम फिर के वही बात आती है कि पहले पेरेंट्स अपने पे काम करें और एग्जाम्पल बने, तो बच्चों को फिर उस तरह से वैसा एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे अपने आप समझेंगे, देर सवेर समझेंगे। लेकिन उसके लिए हमें फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करना है, कम्युनिकेशन ओपन करना है और एक इमोशनल बॉन्डेज बना के रखनी है। और उसमें सबसे आसान तरीका है कि आप इकट्ठे बैठ के 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करो और फिर बातचीत करो, सज्जन सांगत्य करो, क्या दिखा, कैसे हुआ, कैसा महसूस हो रहा है। तो धीरे धीरे वो एक बातचीत करने का, वार्तालाप करने का एक माहौल बन जाता है। सो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और सबके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो ये जो पेरेंटिंग का जो सेशन है, जो पेरेंटिंग का सब्जेक्ट है, ये हिट एंड ट्रायल ही है वैसे देखा जाए तो हर एक को अपनी इंट्यूशन से, अपनी कॉमन सेंस से, अपनी बुद्धि से इसको हैंडल करना है। थोड़ा बहुत बाहर से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो तो आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना आ जाता है। सो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि ऐसे जब भी कभी सेशन होगा तो जरूर हम फिर आपसे टाइम लेंगे। और थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सभी पेरेंट्स का जो हमारे साथ जुड़े। अमित जी आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे?
लास्ट मैसेज आपने बिल्कुल वो सारा निचोड़ दे दिया था। निचोड़ यही है कि हमें अपनी इम्प्रूवमेंट करती रहना है, खुद कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, कम्युनिकेशन को सुधारना है, कम्युनिकेशन के बेसिक को सुधारना है। तो फिर से हम कहीं भी बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हमने ये समझना है कि उस बात को बोलने के पीछे कारण क्या है, भाव क्या है, इमोशन क्या है। कोई भी जो बोल रहा है उसके पीछे का इमोशन क्या है, उसके इमोशन को पकड़ लो तो आप उसकी भावनाएं समझ जाओगे, उसका उद्देश्य समझ जाओगे और उसके उद्देश्य की पूर्ति कर दो यथासंभव, जितना आप कर सकते हो। और आप दृष्टि को बड़ा करो, दृष्टि को बड़ा करो, संकुचित मत रखो, दृष्टि को बड़ा कर दो, बस इतना ही सार है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नंबर मांग रहे हैं प्रतिभा जी, आपको नंबर तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा तो नंबर आपको मिल जाएगा। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय साथ जुड़ने के लिए, और विशेषकर अमित जी का धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे से, इतना हर तरह से, लॉजिक से, साइंस से, इमोशन से, फन वे में सब कुछ बताया हमें कि कैसे हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, खुद पे काम करके कैसे फैमिली बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे लास्ट सेशन में, और कल हमारे साथ नीता भोजवानी मैम रहेंगी, और जो प्रश्न बच गए हैं जिनके, वो कल हम उनको लेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। कोई लिख रहा है कि ऐसी क्लास हमने पहले कभी नहीं देखी। तो ऑल क्रेडिट गोज टू अमित पुंज। बिग क्लैप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट।